हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं दोस्तों भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किस शब्द से बना दोस्तों? भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। और जो भाषा की जो सार्थक इकाई क्या रहती है दोस्तों? वाक्य। क्या रहती है? भाषा की जो सार्थक इकाई वाक्य रहती है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या रहती है दोस्तों? पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या रहती है दोस्तों? ध्वनि या वर्ण। इसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर जो क्रम दिया है, इसे आपको माइंड में रखना है। जैसे वाक्य, तो वाक्य के बाद कौन सा आता है दोस्तों? वाक्य की छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद आता है दोस्तों आपका पदबंध। और पदबंध के बाद आता है दोस्तों आपका शब्द। और शब्द के बाद क्या आता है दोस्तों? आपका अक्षर। और शब्द के बाद आपका दोस्तों आता है अक्षर। और अक्षर के बाद आता है दोस्तों आपका ध्वनि यानी कि वर्ण। जो भाषा जो शब्द है दोस्तों संस्कृत के भाष शब्द से बना है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है दोस्तों? ध्वनि या वर्ण रहती है। तो इसे अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जो राम शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। कौन कौन से? रा और मौ से मिलकर यह बना है। कितने अक्षर है दोस्तों? राम में 2 अक्षर है, रा और म। वर्ण की बात करें दोस्तों तो कितने हैं? 4 वर्ण है। कौन कौन से? र, आ, म, अ। कितने वर्णों से बना दोस्तों? यह 4 वर्णों से बना है। र, आ और म और अ, इन 4 वर्णों से यह मिलकर बना है। तो उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। उसके बाद बना दोस्तों यह राम। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं। तो अगला हमारा जो है, तो अब बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला की। वर्ण यानी कि वर्णमाला, अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की अगर बात करें दोस्तों, जैसे जो अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 वर्णमाला होती है। हिंदी में बात करें दोस्तों तो टोटल कितनी होती है? 52 वर्णमाला होती है। तो वर्ण की बात करें दोस्तों तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है दोस्तों? ध्वनि रहती है। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के व्यस्तुत समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और बात करें दोस्तों मूलतः जो है हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण है, जिसमें से 10 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो टोटल कितने वर्ण हैं दोस्तों? 52 वर्ण है। कितने हैं? 52 वर्ण है, जिनमें से आपका 13 जो आपको स्वर मिलेंगे और 35 इसमें व्यंजन मिलेंगे। और 4 जो दोस्तों इसमें कितने संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। तो संयुक्त व्यंजन कितने होंगे दोस्तों? 4 इसमें आपको संयुक्त व्यंजन देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों आपके जो संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दोस्तों? आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्ष। और दूसरा कौन सा दोस्तों? आपका त्र और ज्ञ। और आपका हो गया दोस्तों एक श्रवण वाला श्र। ये जो चारों है दोस्तों ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। यानी कि ये आपके क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। और व्यंजनों की जो टोटल संख्या कितनी रहती है दोस्तों? 35, जिसमें से जो है दोस्तों आपके जो है 33 जो आपके मूल व्यंजन रहते हैं। यानी कि मूल व्यंजन कितने रहते हैं? 33। और 2 जो आपके कौन से रहते हैं दोस्तों? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन रहते हैं। कितने? 2 व्यंजन आपके द्विगुण व्यंजन रहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से दोस्तों? डो और डो, ये आपके क्या है? द्विगुण व्यंजन है। मूल तो जो कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिनमें से 2 आपके द्विगुण व्यंजन रहते हैं। कौन कौन से? डो और डो। तो व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 35 होती है। और संयुक्त वर्णों की बात करें दोस्तों तो कितने होते हैं? 4 अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रो, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर की बात करें तो कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों, यानी कि 10 जो है मूलतः होते हैं। 10 मूलतः कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, क्या होते हैं दोस्तों? 10 मूलतः जो स्वर होते हैं। और व्यंजन की बात 10 होते हैं दोस्तों जो मूलतः होते हैं। टोटल जो स्वर होते हैं 13 होते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। टोटल जो स्वरों की संख्या 13 होती है। और मूलतः जो कितने होते हैं? मूलतः जिसको हम बोलने के आधार पर जो है 10 होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, उ, ए, आई, ओ, औ।
और बाकी जो री हो गया दोस्तों, री, अंग और अ, ये क्या होते हैं दोस्तों, लेखन के आधार पर होते हैं। यानी कि 3 जो री, अंग और अ, ये लेखन के आधार पर होते हैं। तो टोटल कितना हुआ, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपकी 13 है। 13 आपके स्वर है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, आपकी 35। अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों, व्यंजन की संख्या की बात करें दोस्तों, व्यंजन 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 की बात करें दोस्तों, तो टोटल संख्या कितनी होती है, 35 मानी जाती है। 35 में से दोस्तों 33 आपके मूलतः होते हैं। यानी कि मूलतः जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, जिनमें से +2 क्या रहते हैं दोस्तों, 2 रहते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। कौन से रहते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से रहते हैं दोस्तों, इसे भी आपको नोट कर लेना। द्विगुण व्यंजन जो रहते हैं आपके, वो रहते हैं ड और ड, ये रहते दोस्तों आपके द्विगुण व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन 35, टोटल जो 35 हो गए दोस्तों, 33 और द्विगुण व्यंजन कौन है, 2 द्विगुण व्यंजन, तो टोटल कितना हो दोस्तों आपका 35 होते हैं। कितने हो गया, 35 होते हैं। और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने रहते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन दोस्तों अलग से है, ये 35 में ऐड नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी, कौन कौन से, अक्ष, त्र, ज्ञ और री, ये क्या रहते हैं दोस्तों, आपके संयुक्त व्यंजन रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन सभी के बारे में। तो ये है दोस्तों आपका जो व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कि क ख ग ग, च छ ज ज, ट ठ ड द न, त थ द द न, प फ ब भ म, ये क्या रहते हैं दोस्तों, आपके व्यंजन रहते हैं। और इसमें से भी जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ड। और अंतस्थ व्यंजन कौन से रहते हैं दोस्तों, अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ जो व्यंजन रहते हैं 4 रहते हैं अंतस्थ, यानी कि जिनकी जो ध्वनि है अंदर से निकलती है अंतस्थ, जैसे य र ल व, यानी कि जो 4 जो आपको उसमें जो है अंतस्थ व्यंजन देखने को मिलेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने दोस्तों, 4। और ऊष्मी व्यंजन कौन है, कितने हैं दोस्तों, ऊष्मी का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, ऊष्मी का अर्थ रहता है जिसमें जो है अधिक ऊष्मा निकल रही है। जैसे आप बोलने के आधार पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे श श श स ह, तो इसमें जो दोस्तों अधिक ऊष्मा निकल रही है। तो कितने होते हैं व्यंजन, 4 व्यंजन होते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है और अच्छे से माइंड में रखना दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, य र ल व, एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। और ऊष्मी व्यंजन कौन से रहते हैं दोस्तों, श श स ह। और संयुक्त व्यंजन की हमने बात की थी दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र का अर्थ होता है दोस्तों श्रवण वाला श्र। और द्विगुण व्यंजन कितने रहते हैं, 2। कौन कौन से, ड और ड। इन्हें आप अच्छे से माइंड में रखना, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से प्रश्न बनता है। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन में आएगा र, व, च, ट। तो कौन सा है दोस्तों, आएगा ऑप्शन में क, च, ट, त और अंत में आएगा ल। तो आपका अंतस्थ व्यंजन किस में जाएगा, यानी कि ल आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसको आप अच्छे से माइंड में रखना है। अंतस्थ व्यंजन 4 रहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 रहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 रहते हैं और द्विगुण व्यंजन आपके कितने रहते हैं दोस्तों, 2 रहते हैं। तो जो ऊष्म व्यंजन हो गए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इन सभी को मिलाकर जो है व्यंजनों की जो टोटल संख्या कितनी रहती है दोस्तों, आपकी 35 रहती है। और 4 जो अलग से दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन रहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ये दोस्तों आपके 4 अलग से रहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पर कुल जो व्यंजनों की संख्या है 33 + 2। 2 कौन से है, द्विगुण व्यंजन, यानी कि 35। 4 फिर संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से, अक्ष। जो अक्षों का जो निर्माण हुआ दोस्तों संयुक्त व्यंजन में, किससे हुआ है, क और श। ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब बात करते दोस्तों, ये ऐसे तो नहीं बने होंगे, इनका भी निर्माण हुआ होगा किसी ना किसी। जो अक्षों का जो निर्माण हुआ दोस्तों, किससे हुआ है, क और श से मिलकर जो है दोस्तों आपका अक्षों का निर्माण हुआ है। और त्र की बात करें दोस्तों, त और र से मिलकर जो है इसका निर्माण हुआ है। ज्ञ की बात करें दोस्तों, तो ज और य, ये ज और य से इसका निर्माण हुआ है। और श्र की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका श्र। तो इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, श्र का निर्माण हुआ है श और र,
यानी कि इसके नीचे हलंत है, इसे आप नोट कर लेना। अक्षौ का निर्माण हुआ है क के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, और शौ से दो क प्लस शौ, और तौ प्लस रौ से त्रौ का निर्माण हुआ, ज्यों का जौ प्लस यों से ज्यों का निर्माण हुआ है, और श्रौ का जो निर्माण हो दोस्तों किससे हुआ है, शौ और रौ। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि प्रश्न जो है दोस्तों आपको इससे ज़्यादा यानी कि आपको कहीं से भी प्रश्न नहीं देखने को मिलता, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और लास्ट में जो स्टूडेंट को क्या होता है दोस्तों, उसको चक्कर आने लगते हैं कि प्रश्न कहाँ से बना है। स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों, वो जो है चीज़ों को रटने का प्रयास करता है। तो रटने वाली हिंदी तो नहीं है, हिंदी आप रटने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल भी हिंदी कभी सही नहीं कर पाओगे। हिंदी एक समझने की चीज़ है, अगर आप हिंदी एक बार अच्छे से समझ गए तो कभी भी कोई भी एग्जाम हो भविष्य में आप इजीली से जो है आराम से क्रैक कर सकते हैं। हिंदी जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों आपके लगभग जैसे 20 होंगे तो 17-18 नंबर आपके आसानी से आ जाते हैं, बस बात है समझने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों अरबी, मतलब विदेशों से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं, यानी कि समझने का प्रयास करें। जिन शब्दों के नीचे ये बिंदु लगा होगा, ये हल्का सा बिंदु लगा होगा दोस्तों, वो जो है विदेशों से आए हुए शब्द हैं। यानी कि ये जो शब्द है दोस्तों अरबी और फारसी है। कौन से शब्द है, अरबी और फारसी शब्द है। विदेशों से आ रखे शब्द है कौन कौन से, अरबी और फारसी शब्द कौन से, जैसे औ के नीचे ये हो गया, क के नीचे ये हो गया, फौ हो गया, फौ के नीचे हो गया, जौ हो गया, जौ के नीचे नुक्ता। इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम, नुक्ता। नुक्ता वाले जो शब्द रहते हैं दोस्तों ये क्या रहते हैं, अरबी और फारसी। ये अरबी और फारसी शब्द है दोस्तों, इसे आप नोट कर लेना। और बात करते हैं दोस्तों अब अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द कौन से होंगे, अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी शब्द होगा जैसे ओ, यानी ओ के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगा होगा दोस्तों, अर्ध चंद्र बिंदु, इसे हम अंग्रेजी शब्द कहेंगे। वैसे हम जैसे चौ की बात करें, चौ यानी कि अगर चौ के भी ऊपर ही अर्ध भी चंद्र बिंदु लगेगा दोस्तों, चौ, तो ये क्या रहेगा दोस्तों आपका अंग्रेजी शब्द रहेगा। तो जो चंद्र बिंदु वाले होंगे दोस्तों, जिसके ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा होगा, वो आपके अंग्रेजी शब्द रहेंगे। और अरबी फारसी जो शब्द रहेंगे दोस्तों कौन से रहेंगे, औ, जैसे हमने औ की बात की, औ के नीचे अगर नुक्ता लगा होगा, क के नीचे अगर नुक्ता लगा होगा, फौ के नीचे अगर नुक्ता लगा होगा दोस्तों, तो ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके जो है अरबी फारसी शब्द रहेंगे। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है दोस्तों आपके अरबी फारसी शब्द। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, जो वीडियो के अंत में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पहाड़ एकेडमी के नाम से आप ज्वाइन कर देना, वहीं पर जो मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। तो कुछ एक पॉइंट है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर जो है वर्ण कितने होते हैं, 47 होते हैं, जिनमें से 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। मूलतः व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 35 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं व्यंजन, हमने बात की थी 35। लेकिन जो विदेशों से आगत शब्द है दोस्तों कौन से, जौ और फौ, इनको मिलाकर जो कितने हुए 37, यानी कि टोटल 47। वैसे तो 45 होते हैं दोस्तों उच्चारण के आधार पर, लेकिन जो विदेशों से आ रखे शब्द है जौ और फौ, इन दोनों को मिलाकर कितने होते हैं, 47 होते हैं। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, 55। इनमें से भी दोस्तों जो है जो 3 व्यंजन है दोस्तों आपके विदेशों से आ रखे होते हैं। वैसे तो कितने होते हैं, मूलतः उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, मूलतः बात कर रहा हूँ मैं, मूलतः 45 होते हैं। इन दोनों को छोड़कर जो 2 आ रखे हैं विदेशों से, इन दोनों को छोड़कर 45 होते हैं। और लेखन के आधार पर मूलतः कितने होते हैं दोस्तों, मूलतः 52। अगर मूलतः पूछे यानी कि मूलतः कितने होते हैं, तब आपको 52 करना है। और मूलतः उच्चारण के आधार पर पूछे तब आपको कितना करना है दोस्तों, 45 करना है। और लेखन के आधार पर 52 करना है। लेकिन अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं, तो आप 47 में भी टिक कर सकते हैं, और लेखन के आधार पर कितने हैं दोस्तों, 55 में भी टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको टिक कहाँ करना है, 52 और 45, यह जो इसके राइट आंसर है। तो बात बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आगे की ओर। तो यह है दोस्तों, आप यहां से भी देख सकते हैं। इसे आप पहले जो हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम स्वरों को मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। मात्रा या उच्चारण के आधार पर बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें जो है कम मात्रा का समय लगे या उच्चारण में जो है आपको कम समय लगे, वो क्या रहेगा दोस्तों, आपका ह्रस्व स्वर रहेगा। जैसे अ, ई, उ। अ, ई, उ अगर आप उच्चारण करेंगे दोस्तों, अ, इसमें उतना समय नहीं लगा आपको। ई में भी उतना समय नहीं लगा, उतना टाइम नहीं लिया। उ में भी आपका उतना समय नहीं लगा। और दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों, दीर्घ स्वर यानी कि जिसमें जो है ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा का समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर से जिसमें अधिक मात्रा हो।
देखो दोस्तों आ की बात करें दोस्तों, इसमें जो है मात्रा है, ई की बात यानी कि ह्रस्व स्वर से इसमें अधिक मात्रा है। ऊ की बात करें, इसमें भी मात्राएं हैं, ए आई ओ आओ ओ। ए है दोस्तों आपका दीर्घ स्वर। इन्हें आप जो एग्जाम्पल है इन्हें जो आप अच्छे से नोट कर लेना। दीर्घ स्वर किसे, यानी कि जिसमें जो है उच्चारण में अधिक समय लगे या अधिक मात्रा हो, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ ओ, ये क्या रहेंगे दोस्तों आपके दीर्घ स्वर रहेंगे। और लुप्त स्वर क्या रहेगा दोस्तों, जिसमें जो है अधिक समय लगे, यानी कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से जो अधिक समय लगे उसे हम लुप्त स्वर कहेंगे। जैसे राम, अगर आप राम कहेंगे दोस्तों तो इसमें कितनी मात्राएं दी है दोस्तों, रा, ये रा मौ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, राम, यानी कि इसमें जो है उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। तो ये इस प्रकार के जो स्वर रहेंगे दोस्तों आपके लुप्त स्वर रहेंगे। तो जो एग्जाम्पल है ह्रस्व स्वर कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, यानी कि जो अ ई उ ये आपके ह्रस्व स्वर रहेंगे। दीर्घ स्वर कौन से रहेंगे, आ ई उ ए ओ आई ओ औ ओ, ये आपके दीर्घ स्वर रहेंगे। और लुप्त स्वर क्या रहेंगे दोस्तों आपका, राम, ये आपके क्या रहेंगे, लुप्त स्वर रहेंगे। अब बात करते हैं, ये थे मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग यानी कि आपकी जो जीभ है इसके प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले आएगा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या रहेंगे, अग्रस्वर क्या रहेंगे दोस्तों, यानी कि जिसमें जो है जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, आगे वाला। जैसे ओ ई ए आई, अगर ई ए आई कहे, आई अगर आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल जो है अग्रस्वर का ई ए आई, इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो आपका जो हल्की सी जो जीभ है आगे वाली जीभ इसमें काम कर रही है। तो और मध्य स्वर क्या रहेंगे दोस्तों, जिसमें आपका जो जिह्वा का जो मध्य भाग काम करेगा, यानी कि मध्य भाग काम करेगा। जैसे ओ की बात करें, अगर आप ओ का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो आपकी जो जीवा है, मध्य भाग जीवा का, वो आपका हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा। तो कौन सा रहेगा इसका एग्जाम्पल, मध्य स्वर का ओ रहेगा। और पश्च स्वर की बात करेंगे, जिसमें जो जी का जो है पीछे वाला, सबसे पीछे जो भाग रहता है कंठ के पास, जीभ का कंठ से ऊपर, वह काम करेगा। तो कौन सा, जैसे आ उ ओ आओ ओ। तो इसमें जो दोस्तों जीभ का जो है पीछे वाला भाग काम कर रहा है, इस प्रकार के स्वर को क्या कहेंगे दोस्तों, हम पश्च स्वर कहेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो प्रकार आता है दोस्तों, मुख द्वार के खोलने के आधार पर, यानी कि माउथ, मुंह के खोलने के आधार पर हम स्वरों को किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे। मुंह के खोलने के आधार पर मतलब दोस्तों, जैसे पूरा मुंह आपका खुलता है, उससे कम खुलता है और पूरा बंद ही होता है। तो विवृत, सबसे पहले मुख्य द्वार खोलने के आधार पर जो है स्वरों को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका विवृत, दूसरा है अर्ध समृद्ध, तीसरा है आपका समृद्ध। विवृत क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि ओपन भी आप कह सकते हैं, जिसमें जो आपका पूरा मुंह खुल जाता है उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, विवृत कहेंगे। विवृत यानी कि इंग्लिश में इसे ओपन कहते हैं। जैसे ओ ए आओ ओ ए आओ ओ में आपका दोस्तों जो है पूरा मुंह खुल रहा है। और अर्ध समृद्ध क्या रहता है दोस्तों, हाल्फ ओपन, इंग्लिश में हम कहेंगे हाल्फ ओपन, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं जैसे हाल्फ ओपन, यानी कि अर्ध समृद्ध। आपका जो मुंह है वो आधा खुलता है, आपका जो होंठ है दोस्तों वो आधा खुलता है। जैसे ए ओ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका जो होंठ है आधा खुल रहा है। अब समृद्ध की बात करें, समृद्ध का अर्थ होता है दोस्तों पूरा ही क्लोज्ड, यानी कि जिसमें जो आपका जो मुंह है वो पूरा ही बंद है। तो इसमें कौन कौन से रहेंगे, जैसे ई उ। अगर ई उ की अगर आप उच्चारण भी करेंगे दोस्तों तो आपका जो है मुंह जो है पूरा नहीं खुल रहा है, यानी कि पूरा ही बंद है। जैसे ई उ पूरा ही बंद है ना दोस्तों, तो इसमें क्या रहेगा, ये आपके समृद्ध रहेंगे। तो मुख्य द्वार खोलने के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, विवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध। अब आता है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें दोस्तों, तो जो वर्णों के उच्चारण स्थान है इसे हम इसके बाद कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम जो है जो प्रकार है, स्वरों के प्रकार है, उन्हें कवर करते हुए चलते हैं। अब आता दोस्तों, यानी कि मुख्य होठों की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो जो स्वर रहते हैं दोस्तों आपके कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से, एक आपका वृत्तमुखी रहता है और एक आपका अवृत्तमुखी रहता है। तो अवृत्तमुखी का क्या अर्थ रहता है दोस्तों, अवृत्तमुखी से आप क्या समझे, यानी कि जिसमें जो है आपका जो होठ है, आपका जो लिप्स है वो जो है गोलाकार नहीं होता, यानी कि इसमें जो गोलाकार नहीं होता, आपका जो मुंह है वो यूं नहीं होता गोलाकार, ओ
गोलाकार नहीं होता। जैसे आप ओ कहेंगे दोस्तों, ओ आ ई ए आई, तो इसमें आपका जो मुंह है, लिप्स है आपका, गोलाकार नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार के स्वर क्या रहेंगे दोस्तों आपके अवृतमुखी। तो ये है इसके एग्जाम्पल, जैसे ओ आ ई ए आई। और वृत्तमुखी की बात करें दोस्तों, इसमें जो आपका जो होठ है वो आपके क्या रहेंगे, गोलाकार हो जाएंगे। जैसे आप उ ओ आउ ओ, आप उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं। यानी कि वृत्तमुखी क्या रहेगा, वृत्त का अर्थ रहता है दोस्तों गोलाकार, यानी कि इसमें जो आपके होठ गोलाकार होंगे, क्या होंगे, गोलाकार। तो इसे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हवा के नाक और मुंह के खोलने के आधार पर। वहीं अगर हम हवा के नाक व मुंह से खोलने के आधार पर बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निरानुनासिक और अनुनासिक स्वर। कौन कौन से दोस्तों, निरानुनासिक और अनुनासिक स्वर। निरानुनासिक का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, निरानुनासिक का आप क्या समझे, या मौखिक स्वर, यानी कि जिन स्वरों में जो हवा, अगर मैं उच्चारण कर रहा हूँ, कोई भी स्वर का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, तो जो हवा है वो केवल मुंह से निकले, नाक से वह शब्द नहीं निकले। तो इस प्रकार के स्वर को क्या कहेंगे दोस्तों, हम निरानुनासिक कहते हैं। जैसे ओ आ ई उ ए आई ओ, ये क्या रहेंगे दोस्तों, ये आपके क्या रहेंगे, निरानुनासिक, यानी कि जो हवा है वो केवल मुंह से निकल रहा है, नाक से जो है आपका शब्द नहीं निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, निरानुनासिक कहेंगे। और यह इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से, ओ आ ई उ ए आई ओ। अब अनुनासिक कौन से होंगे दोस्तों, अनुनासिक हो गए जिसमें जो है हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। तो जैसे अंग ओ ई ओ, अंग, ये है दोस्तों आपका अंग, ओ आ ई ओ। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों आपकी जो हवा है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। तो आप अपने से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अंतिम प्रकार है दोस्तों, छठा प्रकार है घोषत्व के आधार पर। तो घोष की बात करें दोस्तों, घोष का अर्थ रहता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी कि अगर हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो हमारे श्वास में कंपन होगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, घोष कहते हैं। तो जब सभी जो स्वर रहेंगे दोस्तों आपके क्या रहेंगे, स्वघोष ध्वनियाँ होती हैं। जो सभी जो स्वर रहते हैं दोस्तों आपको क्या रहती है, सघोष रहती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं दोस्तों उच्चारण के वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर बात करें दोस्तों तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको समझ लिया दोस्तों तो यह जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो बात करते हैं दोस्तों नासिक के, यानी कि नाक से। जो नाक से ध्वनियाँ निकलती है दोस्तों कौन कौन सी निकलती है, जैसे अंग ओ यो नो नो मो, यानी कि जैसे अंग यो नो 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 मो, ये सब ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों, नाक से निकलती है। तो बात करते हैं दोस्तों दंतमूल वत्सर्य का मतलब अर्थ आप क्या समझे दोस्तों, यानी कि जो जो ध्वनियाँ है दोस्तों वह जो है दंतमूल जो मसूड़ों से निकलती है, मसूड़ों से दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा होता है दोस्तों वहाँ से निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, दंतमूल वत्सर्य कहेंगे। जैसे र और लौ का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो दांत के जो पीछे वाला भाग होगा दोस्तों वहाँ से जो है इनका उच्चारण निकलता है। तो वत्सर्य यानी कि जो मसूड़ों से निकलते हैं, र और लौ वाला शब्द जो है दंतमूल वत्सर्य है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला हमारा दंत्य। तो जो दंत्य जो शब्द है दोस्तों कौन कौन से है, दंत्य वर्ग। तो दंत्य वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, दंत्य कौन कौन से हैं, दंत मूल के जो कौन कौन से दोस्तों दंत मूल के हैं, तो वर्ग और सौ। तो वर्ग अगर सौ की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ के है दोस्तों, आपके दंत मूल है। तो वर्ग में क्या है दोस्तों, जैसे आपका तो थो दो और जो नौ है दोस्तों आपका जो नौ है वो किस में आएगा, आपका नासिक्यों में आएगा। और दंत्यों में कौन कौन से, तो और सौ, ये किस में आएगा दोस्तों, आपका दंत्यों में आएगा। और इसके बाद बात करें दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ्य की, अगर हम दंत और ओष्ठ्य की बात करें तो कौन सा आएगा आपका, वो जो शब्द है दोस्तों आपका किस में आएगा, दांत से भी इसका उच्चारण हो रहा है, साथ ही साथ जो इसका उच्चारण वो भी आप करेंगे दोस्तों। तो यानी कि वो से होंठ से भी जो है इसका उच्चारण हो रहा है। अब बात करते दोस्तों ओष्ठ प्लस ओष्ठ्य, यानी कि ओष्ठ से निकलने वाले जो वर्ण है कौन कौन से, जैसे उ
प वर्ग में कौन कौन से दोस्तों, जैसे प, फ, ब, म, ये किससे निकलते हैं सब दोस्तों, ये सभी जो है ओष्ठ से निकलने। तो अब बात करते हैं दोस्तों ओष्ठ प्लस कंठ से निकलने वाली ध्वनियां, यानी कि जिनका जो उच्चारण ओठ और कंठ से होता है। तो कौन कौन से दोस्तों, जैसे वो आपके क्या रहेंगे दोस्तों, ओष्ठ से, ओष्ठ प्लस कंठ से रहेंगे। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं मूर्धा, मूर्धन्य। मूर्धा या मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धा या मूर्धन्य से आप क्या समझे, यानी कि आपका जो मसूड़े से पीछे वाला जो गड्ढा टाइप का भाग रहता है दोस्तों, ऊपर वाला, यानी कि आपके जो जीवा का मध्य भाग रहता है दोस्तों, मध्य भाग से सीधे जो ऊपर रहता है जो दोस्तों आपका मुंह में वो गड्ढे टाइप का रहता है दोस्तों, यहाँ पर उसे कहते हैं मूर्धा। यानी कि जो मूर्धन्य से, यानी कि जब जीवा मूर्धन्य से टकराएगी, जब वहाँ से जो इन सभी का उच्चारण होगा, तो वैसे कौन कौन से वर्ण है दोस्तों, कौन कौन से हैं मूर्धन्य से। आपका जैसे री, री की बात करें दोस्तों, तो आपकी जीवा है वह कहाँ से टकरा रही है, जो गड्ढा है उसका जो हल्का सा वहाँ से टकरा रही है, जैसा री री री। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और टॉ, टॉ की बात करें दोस्तों, आपकी जीवा सीधे कहाँ जा रही है, ऊपर गड्ढे में जा रही है, टॉ। और शॉ, शॉ, शॉ में जो दोस्तों आपकी जो जीवा है, शॉ, जीवा हल्की टकरा है, लेकिन जो आपकी जो हवा है दोस्तों कहाँ से पास हो रही है, किसका प्रयोग हो रहा है सबसे ज्यादा, शॉ। कंठ का भी नहीं हो रहा, दांत का भी नहीं हो रहा है, गले का भी नहीं हो रहा, कहाँ का हो रहा है दोस्तों, आपका जो है जो गड्ढा है वहां से जो आपकी शॉ का उच्चारण हो रहा है। तो यानी कि आपका री रहेगा, कौन कौन से रहेगा, जो मूर्धन्य, मूर्धा का आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि जो गड्ढा रहेगा आपका मूर्धन्य रहेगा। इस प्रकार से जो मसूड़े का जो अंदर को वाला भाग रहता है दोस्तों मूर्धन्य में, ये आपके यहाँ पर दांत हो गए, ये माना ये आपके दांत है, और ये आपके क्या रहोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है मसूड़े रह गया। इसके बाद जो ये गड्ढा आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो गड्ढा है, ये आपके यहाँ पर जीवा हो गई दोस्तों, ये आपकी जीवा, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो मध्य भाग रहता है दोस्तों अंदर का, ये गड्ढा वाला, इसे मूर्धा कहते हैं। और जो पीछे वाले आपका यहाँ पर कंठ रह गया, कंठ, कंठ की जो ये पीछे वाला भाग है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तालु। ये क्या रहता है आपका, तालु रहता है, तालु या तालव्य भी इसे कह सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तो कौन से रह गया, टॉ वर्ग, यानी कि री, टॉ और शॉ वर्ग। तो टॉ वर्ग में कौन कौन से आ गए दोस्तों, जैसे टॉ, ठॉ, डॉ, डॉ। जो टॉ वर्ग में आ गया दोस्तों, टॉ, ठॉ, डॉ, डॉ, और री हो गया आपका, और शॉ हो गया। इन सभी को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और टॉ, ठॉ, डॉ, डॉ, अणो, अणो क्यों नहीं है दोस्तों, अणो जो आपका है नासिक्य, अणो का आपका उच्चारण करेंगे तो अणो, अणो, अणो में जो है नाक का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो उच्चारण हो रहा है आपका नाक से हो रहा है, तो अणो क्या रहेगा दोस्तों, आपका नासिक्य रहेगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं दोस्तों तालु, तालु की हमने बात की थी। तालु क्या रहता है, ये है दोस्तों आपका, यहाँ पर चित्र में भी आपको अच्छे से दिखा रखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो मुंह है यहाँ का, ये जो मध्य भाग है दोस्तों इंसान का, इसे क्या कहेंगे, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है मुंह, ये आपका यहाँ पर कंठ। तो ये है दोस्तों आपके मसूड़े दांत, यानी कि ये है जो मध्य भाग, इसे क्या कहेंगे आप, तालु कहते हैं। क्या कहेंगे, तालु। और जो इसे मुर्दा कहेंगे दोस्तों, सॉरी इसे तालु नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मुर्दा। और जो तालु रहता है दोस्तों, ये जो पीछे वाला भाग रहता है इसे क्या कहेंगे, तालु, यानी कि तालव्य। तो पीछे वाला भाग, तो कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण तालव्य से होता है, जैसे ई, चौ, छ, जौ, झ। चौ वर्ग में क्या आ गया, चौ, छ, जौ और झ। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, तालव्य से होता है। और य और शौ, य और शौ, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। तो आप उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ई, चौ, 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 य, शौ। यानी कि जो ध्वनि आ रही है दोस्तों, आपका जो उच्चारण हो रहा है, उच्चारण आपका कहाँ से हो रहा है, जो साउंड आ रही है दोस्तों आपको कहाँ से आ रही है, किसका प्रयोग हो रहा है, तालु का प्रयोग हो रहा है। आप ई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है कहाँ से बन रहा है, आपका जो ई शब्द बन रहा है कहाँ से बन रहा है, तालव्य से बन रहा है। तो ये कौन से होगा दोस्तों, आपका तालव्य रहेंगे। कौन कौन से, ई, चौ, चौ वर्ग, और य और शौ। चौ वर्ग में कौन से, चौ, छ, जौ, जौ, चौ, छ, जौ, जौ, यो जो शब्द होगा दोस्तों, चौ, छ, जौ, जौ, यो शब्द आपका क्या रहेगा, नासिक क्यों रहेगा, यो में आपका नाक का प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु की बात करें दोस्तों, यानी कि जिनका जो उच्चारण आपका कंठ से भी हो रहा है और तालु से भी हो रहा है, ऐसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे ए और आई। ए और आई जो दोस्तों वर्ड है, इनका उच्चारण आपका कंठ से भी और तालु से भी हो रहा है, जैसे ए, आई, कंठ, और जो साउंड निकल रही है दोस्तों कहाँ से निकल रही है, तालु से, जैसे ए, आई, आप जो है प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंठ, यानी कि कंठ से निकलने वाले कौन कौन सी ध्वनियां है। कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है दोस्तों, सभी जो क वर्ग हो गए, जैसे क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ये कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, आपका कंठ से निकलते हैं। और साथ में अ, आ, अह, अ, आ, अह और ह।
हो, 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 ये सभी कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? आपका जो है कंठ से निकलते हैं। आप खुद भी जो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कंठ से कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? क, ख, ग, ग, गौ। जो गौ शब्द है दोस्तों वो आपका कंठ से नहीं निकलता, तो आपका गौ, 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 इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका नासिक्य प्रयोग हो रहा है, यानी कि यह जो है नाक से निकलती है। कौन सा? आपका गौ। यह जो दोस्तों आपका नासिक्य है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है दोस्तों आपके उच्चारण के आधार पर इसे जो है सेम ऐसा इसी प्रकार से दोस्तों जो है आप जो दोस्तों इसे अपने चार्ट बना सकते हैं। इसे आप हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि यह जो ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनता है, बस यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये फ्री के मार्क्स है दोस्तों, यही से जो तो है आपके, यही तो आपके सफलता का राज है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे गलत जाएंगे दोस्तों तो क्या फायदा। इसीलिए जो ये फ्री के जो नंबर है दोस्तों इन्हें आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं व्यंजन की। अब यहाँ तक हमने किसी बात की दोस्तों? स्वर की बात की। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की। हमने बात की थी परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। हम तब से ही चर्चा करने में आ रहे हैं। दो इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं, डॉ और डॉ को जोड़कर 35 हो जाती है। तो टोटल संख्या कितनी होती है व्यंजन की? 35 होती है। अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। स्पर्श व्यंजन क्या रहते हैं? यानी कि मैं किसी चीज़ का उच्चारण कर रहा हूँ, अगर मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो है जिसका उच्चारण करते समय जो मेरी हवा निकल रही है दोस्तों, हवा तो फेफड़ों से निकलती है। अगर फेफड़ों से जो उच्चारण करते समय जो हवा अगर कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ से जाकर जो टकराए उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। तो स्पर्श व्यंजन अगर मैं क कहूँ दोस्तों, क किसी ना किसी से टकरा रही दोस्तों, कहाँ से हो रहा? गले से हो रहा, सभी जगह से टकरा रही है। यानी कि सभी जो स्पर्शी व्यंजन क रहते हैं कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग के सभी जो च छ ज क वर्ग, क ख ग घ, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी क्या रहेंगे दोस्तों? आपके स्पर्शी व्यंजन रहते हैं। ये सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन, इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो क वर्ग में क ख ग घ ग, च वर्ग में च छ ज ज ज, ट वर्ग में त ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द द न, प वर्ग में प फ ब भ म, क्या रहेंगे दोस्तों? आपके सभी स्पर्शी व्यंजन रहेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन तो एक जो क्रम आता है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन में कौन सा आता है? सबसे पहले आप किसी का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ से टकराएगा? जो आपके अगर फेफड़ों से हवा आएगी दोस्तों तो कहाँ से टकराएगा? सबसे पहला आपका आएगा कंठ। कौन सा आएगा? कंठ। कंठ के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? आपका तालु, तालव्य, तालु या तालव्य। इसे ये जो क्रम है दोस्तों इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद जो आपका जो क्रम आएगा दोस्तों कौन सा आएगा? मूर्धन्य, मुर्दा, मुर्दा या जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। उसके बाद आपका कौन सा आएगा दोस्तों? दंत, वत्सर्य, दंत। कौन सा आएगा दोस्तों? दंत, दंत या वत्सर्य। वत्सर्य यानी कि जिसमें जो है मसूड़ा काम करता है, दंत वत्सर्य, वत्सर्य। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है? दंत, दंत्य, दंत जो जिनका उच्चारण दांत से होता है। और उसके बाद आता है दोस्तों जो आपको आता है, इसमें जो हम आगे का क्रम लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है? दंत के बाद जो सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है? होठ। क्या आता है दोस्तों? आपका होठ। यानी कि अगर आप किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले वो कंठ से और सबसे अंतिम में कहाँ से? होठ से होकर बाहर आएगा। तो सबसे पहले जो ध्वनि आएगी, जो आएगा दोस्तों कहाँ, जो हमारी हवा आएगी कहाँ से आएगी? सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? कंठ में। उसके बाद आपके होठ से वह बाहर जाएगी। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो यह दोस्तों इसका क्रम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत,
दंत वत्सर्य यानी कि दंत वत्सर्य, फिर आता है दंत वत्सर्य यानी कि मसूड़ा, इसे आप मसूड़ा भी कह सकते हैं, मसूड़ा से जिनका उच्चारण होता है मसूड़ा। फिर आता है दोस्तों आपका दंत्य, जिनसे जो है दांत से होता है। फिर आता है आपका होंठ, होंठ से टकरा कर जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श होते हुए हमारी जो बाहर निकलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, हमने बात की थी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी क्या रहते हैं दोस्तों आपके स्पर्शी व्यंजन रहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन की बात तो हो गई थी। अब बात करते हैं अगला जो हमारा है, सबसे पहले ये देख लिया दोस्तों आप, यहाँ पर ये है वर्ग, क वर्ग। आप शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क वर्ग सर क्या बोल रहे होंगे, क वर्ग क्या रहेगा। क वर्ग का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, घ, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। क ये यहाँ पर समझा रखा है, यानी कि तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, तालव्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या रहता है दोस्तों, जैसे ट, ठ, ड, ड, अण, ट, ठ, ड, ड, अण, ये क्या रहता है दोस्तों, मूर्धन्य रहता है। और तालव्य कौन कौन से रहते हैं, च, छ, ज, ज, य, ये तालव्य रहते हैं। तालव्य अल्प प्राणी नासिक्य रहते हैं दोस्तों, नासिक्य, नाक से जो है अणो, ये भी क्या है दोस्तों आपका नासिक्य, नासिक्य भी है और आपका तालव्य भी है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, यो यो, इनका भी जो है पीछे से रहता है, यानी कि तालव्य से। और मूर्धन्य में कौन कौन से आगे दोस्तों, ट, ठ, ड, ड, अणो, ये सगोश है, अल्प प्राण है, नासिक्य है। और जो सगोश अल्प प्राण नासिक्य है, इसे हम अभी कवर करेंगे। और दंत्य कौन कौन से, त, थ, द, द, न, त, थ, द, द, न, ये भी दंत्य है दोस्तों, दंत्य। और जो नौ है आपका दंत्य भी है, साथ में साथ नासिक्य भी है, नौ नौ, यानी कि नाक से भी जो है इसकी हवा निकल रही है। और ओष्ठ, होंठ वाले कौन कौन से है, प, प, ब, ब, म, मौ, यानी कि मौ का उच्चारण करेंगे दोस्तों, इसमें आपका होठ भी प्रयोग हो रहा है और नासिक्य भी है, ओष्ठ भी है दोस्तों आपका, ये नासिक्य भी है। तो ये जो चार्ट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब घोषत्व के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यंजन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष या घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है अगर हम जब हम स्वर यानी कि उच्चारण करेंगे, अगर हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, इसे हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। और सघोष का अर्थ रहता है दोस्तों, अगर हम उच्चारण करेंगे व्यंजन का, अगर उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, तो उसे हम सघोष कहेंगे। यानी कि अघोष जो रहता है दोस्तों, हर वर्ग का पहला दूसरा, पहला और दूसरा, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये क्या रहता है दोस्तों आपका अघोष रहता है। वहीं अगर हम बात करें क्या रहता है, अघोष रहता है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे हर वर्ग का, जैसे सघोष की बात की ना दोस्तों, सघोष यानी कि सघोष, सघोष की हमने बात की थी, तो मैं कह रहा हूँ हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये क्या रहेंगे दोस्तों आपके सघोष रहते हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का अर्थ क्या समझे, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, यानी कि मुंह से हवा कम या ज्यादा निकले, उसे हम कहते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर बात करें दोस्तों, तो प्राणत्व के आधार पर जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया अल्प प्राण, दूसरा आपका हो गया महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका महाप्राण। अल्प प्राण से आप क्या समझे, अल्प प्राण में होता है दोस्तों जिसमें अगर आप उच्चारण कर रहे हैं जिस व्यंजन का, अगर आपके मुंह से कम हवा निकले, कम हवा निकले मुंह से उच्चारण करते समय, तो उसे आप अल्प प्राण कहेंगे। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क वर्ग की अगर हम बात करें, तो क वर्ग में कौन सा है, जैसे पहला है क, ख को छोड़ के दूसरा है फिर ग, ग फिर बड़ा घ को छोड़ के फिर आएगा दोस्तों आपका यो। कौन सा है, पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का। चौ वर्ग की बात करें, चौ वर्ग में भी पहला चौ आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा दोस्तों, जो आएगा, और लास्ट में आपका कौन सा आएगा, पहला, चौ, तीसरा और पांचवा आपका यो आएगा। उसी प्रकार आपका टो वर्ग में भी आएगा, उसी प्रकार आपका टो वर्ग में भी आएगा, उसी प्रकार आपका प वर्ग में भी आएगा। तो ये की थी दोस्तों हमने अल्प प्राण के बारे में बात। अब बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण से आप क्या समझे, महाप्राण का अर्थ होता है यानी कि अगर हम उच्चारण करते समय जिससे जो अधिक हवा निकले, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, महाप्राण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे 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 कैसे दोस्तों, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, आप लिख सकते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा, जिसके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, ख का अगर आप उच्चारण करें दोस्तों तो अधिक हवा निकलती है और
क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में ख और घ, ख और घ, यानी कि ख और बड़ा घ, इनका अगर आप उच्चारण करें तो आपकी अधिक हवा निकले। इसी प्रकार हर वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे चौ वर्ग की बात करें, चौ वर्ग में क्या आएगा, छ और झ। उसी प्रकार अगर मैं टौ वर्ग की बात करें तो टौ वर्ग में कौन सा आएगा, टौ वर्ग की अगर हम बात करें तो टौ वर्ग में कौन सा आएगा आपका, ठ और ढ, बड़ा ढ। तो अगर आप इनका उच्चारण करें तो अधिक हवा निकलेगी। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, महाप्राण, यानी कि दूसरा और चौथा आपका महाप्राण रहेगा हर वर्ग का, और पहला तीसरा और पांचवा आपका क्या रहेगा दोस्तों, पहला तीसरा पांचवा आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा आपका जैसे ढ और ढ है, ये आपका क्या रहेगा, महाप्राण रहेगा। तो यह दोस्तों यहाँ पर जो है अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पर महाप्राण, महाप्राण यानी कि जिनमें मुख से अधिक हवा निकले, जैसे हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन। तो ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से है दोस्तों, कौन से है जो अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिनका जो उच्चारण हमने पहले भी बात की थी दोस्तों, व्यंजनों की जब हम बात कर रहे थे तो अंतस्थ व्यंजनों का कहा था 4 व्यंजन रहते, जैसे य, र, ल, व। ये आपके क्या रहेगी दोस्तों, आपके अंतस्थ व्यंजन रहते हैं। कौन से रहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने रहते हैं दोस्तों, आपके 4 जो व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो ये दोस्तों य का उच्चारण की बात करें दोस्तों तो कहाँ से होता है, तालव्य, तालव्य से इसका संबंध है, उच्चारण तालु से होता है। और र तो वत्सर्य यानी कि दंत मूल या मसूड़ा, र इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मसूड़ा से होता है। ल इसका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, दंत मूल मसूड़ा। और व इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों, दंत प्लस ओष्ठ। ये हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। तो अंतस्थ व्यंजन कितने रहते हैं दोस्तों, 4 रहते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। कौन कौन से रहते हैं अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से रहते हैं, य, र, ल और वो। क्या आपके अंतस्थ यानी कि जो जिनका उच्चारण जो है अंदर से होता है, जैसे य, र, ल, व, ये आपके क्या रहेंगे दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन रहते हैं। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगला आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन से पहले कुछ ही एक पॉइंट है दोस्तों, की पॉइंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना। जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या रहते हैं, जो हमने अंतस्थ व्यंजन बात की दोस्तों, इसमें भी जो है अर्धस्वर है, लुंठित है, पार्श्विक है। अर्धस्वर का आप अर्थ क्या समझे, यानी कि अर्धस्वर का आप अर्थ क्या समझे, यानी कि जिनका उच्चारण जो है हल्का जो है स्वर की भांति हो। यानी कि अगर आप य का उच्चारण करेंगे दोस्तों, य का अगर आप उच्चारण करेंगे तो उसमें भी आपको जो है अ की मात्रा देखने को मिलेगी, यानी कि अ का उच्चारण इसको आपको देखने को मिलेगा। जैसे य, अ, इसमें अ का उच्चारण देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, य। और वो यानी कि आधा ये व्यंजन है, आधा ये क्या है, आपका स्वर है। तो अर्ध स्वर आपके कितने रहते हैं दोस्तों, 2 रहते हैं। कौन कौन से, य और व। कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, य और व, इसी भी आपको नोट कर लेना है। और लुंठित कौन सा रहता है दोस्तों, लुंठित, र जिससे जो है लुढ़क कर यानी कि हवा निकले, वो क्या कहें दोस्तों, आपका लुंठित कहते हैं। और पार्श्विक जो स्वर रहते हैं दोस्तों, पार्श्विक अर्थ रहता है, यानी कि अगर आप किसी शब्द का उच्चारण करें तो हवा बगल से निकले, हवा जो है बगल से निकले। अगर आप ल का उच्चारण करेंगे ल, तो हवा है वो दोनों जीवा के बगल से निकलती है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम पार्श्विक स्वर कहते हैं। पार्श्विक स्वर नहीं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन आपका कौन सा रहता है दोस्तों, रो आपका लुंठित व्यंजन है। तो अर्ध स्वर है 2 है, य व, लुंठित है आपका र, और पार्श्विक है आपका ल। इसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की हमने पहले ही बात की दोस्तों, ड और ड। उच्चारण की बात करें तो ट कहाँ से निकलता है दोस्तों, ट और ड। ट की बात करें दोस्तों, ट वर्ग कहाँ से निकलता है, मूर्धन्य से निकलता है, और ड वर्ग भी मूर्धन्य से निकलता है। यह 2 दोस्तों सगोश है और ड। जो ये ड है दोस्तों, यानी कि हमने बात की थी पहला तीसरा और पांचवा क्या रहेगा आपका अल्प प्राण रहते हैं, और दूसरा और चौथा आपका क्या रहेगा दोस्तों, महाप्राण। तो पहला ट ठो ड ड, तो ड का जो क्रम है दोस्तों ये है छोटा ड, इसका जो क्रम आता है तीसरा, तो ये क्या रहेगा दोस्तों आपका अल्प प्राण। और जो ड आता है दोस्तों बड़ा ड, एक इसका क्रम रहता है चौथा, यह क्या आएगा दोस्तों आपका महाप्राण। यानी कि ढ का अगर आप उच्चारण करेंगे तो अधिक हवा निकलेगी, तो यह क्या होगा दोस्तों आपका महाप्राण होगा। तो बात करते हैं तीसरा जो टाइप है व्यंजनों का, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन से आप क्या समझे, अगर हम व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो हवा है मुंह से घर्षण या रगड़ कर बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्मा यानी कि ऊष्मा के साथ अधिक ऊष्मा या घर्षण या रगड़ कर जो हवा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहें दोस्तों,
ऊष्मी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे शौ, शौ, शौ का अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपकी हवा जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, जैसे शौ। वहीं अगर हम बड़े शौ की बात करें दोस्तों, जैसे शौ, शौ, इसमें भी अगर आप उच्चारण करेंगे तो हवा जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुंह से निकल रही है। सौ, सौ का बात करें दोस्तों, वत्सर्य है, जिसकी जो आपको जो है हवा काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। और हौ की बात करें दोस्तों तो स्वर तंत्रीय, स्वर यंत्र, कंठ के भीतर स्थित या सगोष में हौ क्या है दोस्तों आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से रहेगा दोस्तों आपका, जैसे शौ हो गया, शौ हो गया, सौ हो गया और हौ हो गया। तो ये कह सकते हैं जिससे जो हवा जो है घर्षण या रगड़ कर जो हवा निकल रही है उसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान देखें दोस्तों तो शौ, शौ का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। और जो पेट का शौ है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुर्दा से होता है। सौ, वत्सर्य, वत्सर्य, सौ का जो उच्चारण होता है दोस्तों दंत मूल मसूड़ा से होता है। और हौ का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों आपका स्वर कंठ के भीतर से होता है। तो यह जो आपका हौ क्या है दोस्तों सगोष और महाप्राण है। शौ, 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 सौ, ये भी सभी क्या है दोस्तों सगोष और महाप्राण है। इन्हें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ऊष्म संघर्ष व्यंजन कौन कौन से हैं, शौ, शौ, सौ, हो। तो चार जो आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो बात करते हैं दोस्तों आगत और ग्रहित ध्वनियाँ। तो जो व्यंजन है दोस्तों उनके जो हमने जो टाइप है वो सभी कवर कर लिए हैं। अब आगत और ग्रहित ध्वनियाँ यानी कि जो विदेशों से आगे जो ध्वनियाँ है हमने बात की थी। अरबी फारसी जो शब्द है कौन कौन से, नुक्ता वाले शब्द है वो कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये क्या है दोस्तों आपके अरबी और फारसी शब्द है। क की बात करें दोस्तों इसका उच्चारण कंठ से होता है, स्पर्शी है, क वर्ग स्पर्शी है। जीवा मूल है यानी कि जीवा से जो है इसका उच्चारण होता है, जीवा मूल है। अघोष है, अघोष का अर्थ क्या रहेगा यानी कि कम हवा निकलती है। और अल्प प्राण का अर्थ क्या रहेगा दोस्तों, अघोष, अघोष का क्या रहेगा दोस्तों यानी कि इसमें जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। अल्प प्राण यानी कि इससे जो है मुंह से कम हवा निकलती है। ख की बात करें या ऊष्मी और संघर्षी है यानी कि अधिक हवा निकलती है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, जीवा मूल है। यह दोस्तों आपका अघोष है यानी कि स्वर तंत्रियों में इसमें कंपन नहीं होता। और यह क्या है महाप्राण, इससे जो है उच्चारण करते समय अधिक हवा निकलती है। ग की बात करें दोस्तों यह भी आपका ऊष्मी संघर्षी है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, जीवा मूल है। और सघोष है दोस्तों, कैसा है सघोष, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष है यानी कि इससे जो है दोस्तों आपका स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे घ, घ, हल्के अगर आप घ का उच्चारण करेंगे तो हल्का आपका जो वाइब्रेट हो रहा है, आपकी जो एयर है दोस्तों हवा है तो मुंह से निकल रही हल्की वाइब्रेट हो जाती है यानी कि हल्का सा उसमें कंपन देखने को मिलता है। और घ क्या है दोस्तों अल्प प्राण है यानी कि इससे जो है उतनी हवा नहीं निकल रही है। और इसी प्रकार से ज और फ है दोस्तों, और जो फ है ऊष्म संघर्षी है, दंतोष्ठ है, फ फ फ दंत प्लस ओष्ठ है। और यह क्या है दोस्तों आपका अघोष है, अघोष फ, इससे जो है कम स्वर तंत्र में कंपन नहीं हो रहा, जैसे फ स्वर तंत्र में कंपन तो नहीं हो रहा दोस्तों। और महाप्राण यानी कि महाप्राणी से जो है फ उच्चारण करेंगे तो अधिक हवा निकल रही है। उसी प्रकार जो भी आपका ऊष्मी है, संघर्षी है, वत्सरी है, वत्सरी क्या समझे ज यानी कि मसूड़ा और होड़, वत्सरी ज जो मसूड़ा जीवा जो है मसूरे से जो है इसका वो रहा उच्चारण हो रहा है। सघोष है दोस्तों, सघोष की बात करें तो सघोष, सघोष का मतलब इससे जो स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है, जो हल्का से जो है स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। और अल्प प्राण है क्योंकि जो वर्ग आता है दोस्तों पहला तीसरा, ये आपका क्या है पहला तीसरा पांचवा जो आपके रहते हैं अल्प प्राण रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों अयोगवाह, अयोगवाह और अनुस्वर। तो कौन से रहते हैं दोस्तों अयोगवाह जो रहते हैं, अयोगवाह दो प्रकार रहते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर किसे कहेंगे दोस्तों, अनुस्वर, अनुस्वर का अर्थ क्या समझे यानी कि जिनके ऊपर अगर ये बिंदु लगा है दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे अनुस्वर्ग कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। और विसर्ग की बात करें तो ये जो दो शब्द है दोस्तों इसे क्या कहेंगे विसर्ग कहते हैं। यानी कि अनुस्वर क्या रहेंगे दोस्तों शीर्ष बिंदु वाला जो वर्ण रहता है उसे हम अनुस्वर कहते हैं। और विसर्ग क्या है दोस्तों जो पार्श्व बिंदु वाला यानी कि जो पार्श्व जो किसी शब्द के पीछे, यहाँ पर आपको समझ करते हैं दोस्तों अयोगवाह शब्द की। अगर हम अयोगवाह शब्द की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है अनुस्वार और दूसरा जो रहता है दोस्तों आपका कौन सा रहता है विसर्ग रहता है। अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि अगर कोई डंडी है इसके ऊपर अगर हम बिंदी लगाते दोस्तों इसे क्या कहेंगे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग क्या कहेंगे दोस्तों, जैसे शब्द के अंत में जो लगता है दो बिंदी उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए अगर हमने यहाँ अ लिखा, अ के ऊपर अगर ये बिंदी लगा दी दोस्तों तो ये क्या होगा हमारा अयोगवाह शब्द यानी कि अनुस्वर रहेगा। और इसी प्रकार अगर हम क लिखे दोस्तों क, अगर हम क के ऊपर भी अगर हम बिंदी लगा दे दोस्तों तो ये भी हमारा क्या होगा अनुस्वार होगा यानी कि अयोगवाह
शब्द होगा। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चौ लिखें, चौ के ऊपर भी अगर हम बिंदी लगा दें तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा अयुग्वाह शब्द रहेगा। और विसर्ग की बात करें दोस्तों तो विसर्ग जो शब्द कौन सा रहेगा, यानी कि जैसे हम जौ, अगर जौ के पीछे हम दोस्तों, और जो जौ, जौ भी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, अनुस्वार रहेगा, इसके ऊपर हमने एक बिंदी लगा दी है। तो बात करते हैं दोस्तों विसर्ग की। विसर्ग यानी कि अ के पीछे अगर हम 2 बिंदी लगा दें दोस्तों तो ये क्या रहेगा, ये हमारा विसर्ग रहेगा। उसी प्रकार यदि हम त के पीछे भी अगर 2 बिंदी लगा दें तो यह भी हमारा विसर्ग रहेगा। और क के पीछे भी अगर हम 2 बिंदी लगा दें दोस्तों तो यह भी हमारा क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है वर्णमाला कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपका MCQs रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।